2024 में जीएसटी के कुछ अपडेट आए हैं, उसमें से पहला अपडेट है कि आप ई वे बिल नहीं बना पाओगे अगर आपकी ट्रांजैक्शन B2B है या B2 एक्सपोर्ट है और आप ई इनवॉइस की कैटेगरी में आते हो और इनवॉइस का ई इनवॉइस या आईआरएन जनरेट नहीं है। ये जो मैंडेट है ये फर्स्ट बार 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि ई वे बिल जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। आ, आज के टाइम में दो तरीके से ई वे बिल बनाया जा सकता है। पहला, आप ई इनवॉइस पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। आप ई इनवॉइस बनाने के लिए इनवॉइस इन्फॉर्मेशन डालते हैं। वहां पर ही आपको एक ऑप्शन आता है कि क्या आप डायरेक्टली ई इनवॉइस से ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो पार्ट बी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांसपोर्टर की आईडी और व्हीकल नंबर और डिस्टेंस जो है वो अगर आप डाल देते हैं तो डायरेक्टली ई वे बिल भी बन जाता है, पार्ट ए पार्ट बी। ये एक हो गया। दूसरा होता है कि आपने इनवॉइस वगैरह तो ई इनवॉइस तो बना लिया। अब आप इंडिपेंडेंट ई वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद में आप इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डालते हो और आपका ई वे बिल जनरेट करते हो। फ्रेंड्स, इस एडवाइजरी का मतलब क्या है? अब इस एडवाइजरी का दो तरीके से मतलब निकल रहा है। एक तो लोग बोल रहे हैं कि अब आपको ई इनवॉइस से ही डायरेक्टली ई वे बिल जनरेट करना है जो ई इनवॉइस की कैटेगरी में आ जाते हैं। उनके लिए जो ये सेकंड ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। बट मेरे हम्बल ओपिनियन के हिसाब से ऐसा नहीं है। उसका एक रीजन बताता हूँ। अगर सपोज मैंने एक एक्सपोर्ट किया, इनवॉइस बनाई एक, लेकिन जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो 10 ट्रक में हो रहा है। इस केस में मेरे को 10 ई वे बिल बनाने हैं। अब इनवॉइस तो एक ही है, ई वे बिल बनाने हैं 10। अगर मैं डायरेक्टली ई इनवॉइस से ई वे बिल बनाने जाऊंगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो अगेन मुझे ई वे बिल पोर्टल का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये एडवाइजरी ये कहती है कि जब आप ई वे बिल पोर्टल से ई वे बिल बनाने जा रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग इनवॉइस की, और वो ट्रांजेक्शन B2B और एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है, तो उस इनवॉइस का आईआरएन क्यूआर कोड मस्ट बी जनरेटेड होना चाहिए। अदरवाइज वो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने देगा। ये इस एडवाइजरी का इंटरप्रिटेशन मेरे अकॉर्डिंगली निकल रहा है। जैसे मैंने बताया कि एक इनवॉइस है और 10 ई वे बिल बनाने हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि जो 9 ई वे बिल है डिलीवरी चालान के थ्रू बनेंगे और जिसका ट्रांजैक्शन टाइप या तो B2B है या B2 एक्सपोर्ट है, उस केस में सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस एडवाइजरी का और थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिससे कि 1 मार्च 2024 के बाद में समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। अब बात आती है दूसरे अपडेट की। HSN कोड, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट का देना है और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट का देना है। अगर आप 4 डिजिट या 6 डिजिट नहीं देते हैं तो आप ई वे बिल और ई इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। तीसरा आता है कि GSTR 1 में दो नई टेबल आई है। एक टेबल ये बोलती है कि आप सप्लायर हैं, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का पोर्टल यूज करते हैं सप्लाई करने के लिए। तो ऐसी सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो ई कॉम पोर्टल का आपको अलग से इस तरह के ट्रांजेक्शन को टेबल 14 में देना है। टेबल 15 ये बोलती है कि आप सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस केस में जो जीएसटी का पेमेंट है एज ए सप्लायर आपको नहीं करके ई कॉमर्स पोर्टल को करना है, तो वो टेबल 15 में देते हैं। अब हम लाइव चलते हैं और जीएसटी पोर्टल पर देखते हैं। सबसे पहले टेबल 14 की बात करते हैं। सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन कैसे देनी है। इन्फॉर्मेशन हमको देनी है जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। जीएसटीएन डालिए, एंटर करिए जीएसटीएन उसका ई कॉम का। फिर नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज देनी है, आईजीएसटी देनी है, सीजीएसटी देनी है, एसजीएसटी देनी है, सेस एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइन आइटम वाइज डिटेल नहीं देनी है। मतलब कि अगर हम सपोज करो 3-4 ई कॉम पोर्टल का यूज कर रहे हैं फॉर सप्लाई के लिए, तो 3-4 एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर नहीं मांगा है और टोटल कंसोलिडेटेड वैल्यूज मांगी है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये अंडर सेक्शन 52 टीसीएस लिखा है। फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 52 टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है? सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैं अमेजोन के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ और रेसिपिएंट कोई दिल्ली में बैठा हुआ है। उसने मेरा गुड्स परचेज कर लिया। अब वो जो पेमेंट करता है ना, तो सप्लायर को पेमेंट नहीं करके अमेजोन को पेमेंट करता है। अमेजोन क्या करता है कि जब मुझे मतलब सप्लायर को पेमेंट करता है तो वो टीसीएस काटता है। तो उस केस में उस वाले ट्रांजेक्शन को यहाँ पर दिखाना है। अब मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि एक ई कॉमर्स पोर्टल है जिसमें मैं सप्लाई कर रहा हूँ, रेसिपिएंट जो है वो डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, ई कॉम पोर्टल को पेमेंट नहीं कर रहा, तो वाया वाया ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे देने की जरूरत है? मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली नहीं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ये लिखा है
कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर 52 टीसीएस वाला ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होता है तभी यहाँ पर देंगे। ये हो गए टेबल नंबर 14 की बात, जहां पर क्या है कि जो जीएसटी का पेमेंट है वो सप्लायर कर रहा है। अब टेबल नंबर 15 क्या बोलती है कि जो जीएसटी का पेमेंट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है। जैसे आप इस टेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 टैब दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले ट्रांजेक्शन में हमें 4 तरीके से डिटेल बननी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर टू रजिस्टर। अब जैसे ही आप एड रिकॉर्ड ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए कि सप्लायर जीएसटीएन यूआईएन नंबर मांग रहा है। अब सप्लायर जीएसटीएन यूआईएन नंबर मांग रहा है, इसका मतलब क्या कि मैं अगर जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ तो क्या मेरा यहाँ पर जीएसटीएन नंबर आएगा? क्योंकि पहले वाली 14 नंबर की टेबल में आपने देखा होगा कि वहां पर उसने स्पेसिफिकली ई कॉम का जीएसटीएन नंबर मांगा था। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सप्लायर जीएसटीएन यूआईएन नंबर, मतलब मैं सप्लायर हूँ तो मेरा जीएसटीएन नंबर यहाँ पर आएगा और जीएसटीआर 1 भी मैं ही फाइल कर रहा हूँ। फिर रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर, क्योंकि अभी हम लोग रजिस्टर टू रजिस्टर वाले उसमें कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू और पीओएस के साथ में इन्होंने डिटेल मांगी है। यहाँ पर आपको सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो पेमेंट कर रहा है ना, पेमेंट जो करने वाला है वो है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब फ्रेंड्स अगेन बात ये आ जाती है कि पेमेंट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा और सप्लायर जीएसटीएन, मतलब सप्लायर का जीएसटीएन मांग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो जीएसटीएन नंबर आने आएगा, मुझे जो लगता है पर्सनली, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीएन नंबर आएगा, क्योंकि वो शायद जीएसटीएन सप्लायर इस केस में वही है। बट स्टिल हम लोगों को सोच समझकर इसमें फाइल करना है। तो ये बात हो गई कि अगर ट्रांजेक्शन रजिस्टर टू रजिस्टर है। अब ट्रांजेक्शन रजिस्टर टू अनरजिस्टर है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ऐड रिकॉर्ड पर जाते हैं, तो यहाँ पर अगेन देखिए कि सप्लायर का जीएसटीएन मांगा है, तो मतलब मेरे हिसाब से ई कॉम का जीएसटीएन यहाँ पर आएगा। सप्लायर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पीओएस, टैक्सेबल वैल्यू और रेट। तो अब मतलब यहाँ पर पीओएस और रेट वाइज जो है डिटेल्स देनी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर वाइज डिटेल नहीं देनी है। तो पीओएस मतलब जैसे दिल्ली है एक, दिल्ली में मैं 5% वाली सप्लाई भी करी और 12% भी करी, तो मतलब मेरे 2 रिकॉर्ड यहाँ पर बन जाएंगे। अब अगर हम तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं तो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर। अब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर का मेरा मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है क्या, पता नहीं। तो यहाँ पर रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर मांगा है और डॉक्यूमेंट नंबर, अब यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर है और सामने वाला मतलब सप्लायर जो अनरजिस्टर है। डॉक्यूमेंट डेट और वैल्यूज देनी है, पीओएस देना है। तो अगेन जीएसटी के टैक्सेस यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उनका पेमेंट जो है वो आपका ई कॉम ऑपरेटर करेगा। अब अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर है कि मतलब सप्लायर भी अनरजिस्टर है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर है। इस पे अगर आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पीओएस और रेट वाइज डिटेल देनी है, तो टैक्सेबल वैल्यू आपको उसमें मेंशन करना है और सप्लाई टाइप अपना आप ही रेट जब आप पीओएस सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 4 डिटेल्स देनी है, 2 नई टेबल आई है, कुछ ई वे बिल, ई इनवॉइस के रिलेटेड आया है, एचएसएन कोड के रिलेटेड आया है, जिसका पूरा अपडेट मैंने ये दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल दिन जय जय भारत, धन्यवाद।